एक कहावत है कि पुलिस का हाथ बहुत लंबा होता है, पर यह कहावत नहीं, बिल्कुल हकीकत है। अपराधी चाहे कितने भी शातिर तरीके से अपने काम को अंजाम दे दे, पुलिस अगर अपने आप पे उतर जाती है तो फिर वो गड़े मुर्दे भी खोद निकालती है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है। एक अपराधी जो अपने काम को अंजाम देने के बाद पुलिस के आंखों में धूल झोंक कर बड़ी इत्मीनान से अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था। धीरे धीरे लगभग 23 सालों का समय भी गुजर जाता है, पर आखिरकार 23 सालों बाद पुलिस एक दिन अपराधी तक पहुंच ही जाती है। और 23 सालों बाद पुलिस जब इस केस का खुलासा करती है, असलियत जब लोगों को मालूम चलता है, तो इसे सुनने के बाद हर किसी के चेहरे पे मुस्कान की एक लहर दौड़ जाती है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है यह आपको भी हैरान व परेशान कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है मथुरा, और इसी मथुरा का एक थाना पड़ता है बरसाना। बरसाना थाने के अंतर्गत एक इलाका आता है नंदगांव, और इसी नंदगांव में एक आश्रम है जिसका नाम है कुंजकुटी। बात कर रहा हूँ मैं 25 जुलाई 2023 के दोपहर के वक्त। कुंजकुटी आश्रम के सामने एक साधु की टोली पहुंचता है, जिसमें टोटल 3 लोग थे। ये तीनों जब कुंजकुटी आश्रम पे पहुंचते हैं, गेट पे बैठे बाबा से कहते हैं कि बाबा, हम काशी विश्वनाथ से आए हैं और यहाँ पे हम कुछ दिन ठहरना चाहते हैं। गेट पे बैठा साधु इन तीनों से इनका नाम पूछता है, जिनमें से एक का नाम है हरिहरनाथ, दूसरे का नाम है कालीनाथ और तीसरे का नाम है महेंद्रनाथ। गेट पे बैठा साधु इन तीनों को आश्रम के अंदर ही नहीं ले जाता है, बल्कि इन तीनों की बेहतर तरीके से देखभाल करता है। 3 से 4 दिन का जब समय गुजरता है, इन तीनों की आश्रम के अंदर जितने भी साधु संत थे, सबसे अच्छा खासा जान पहचान भी हो जाता है। पर उसी आश्रम के अंदर एक और साधु बैठा था, जिसका नाम है भोलेनाथ। भोलेनाथ जिसकी उम्र है लगभग 50 साल के आसपास। दरअसल भोलेनाथ दिन भर धर्म ग्रंथों की पढ़ाई कर रहा था, पर किसी से बातचीत नहीं कर रहा था। ये तीनों भोलेनाथ के पास जाते हैं और जाकर उससे बातचीत करते हैं। कहते हैं कि बाबा, हमें आए हुए 3 दिन हो गया, जब से हम लोग आए हैं तब से आपको देख रहे हैं, आप दिन भर ग्रंथ ही पढ़ते हैं, किसी से कोई बातचीत नहीं करते हैं। सब कुछ खैरियत तो है ना? आपका घर परिवार सब ठीक तो है ना? जैसे ही ये तीनों एक पर एक कई सारे सवाल भोलेनाथ से करते हैं, भोलेनाथ इन तीनों की तरफ देखते हुए मुस्कुराता है और फिर इन तीनों को बिठाता है और फिर इन तीनों से अपनी पहचान बताता है। भोलेनाथ कहता है कि मेरा नाम पद्मचरण है और मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। पर भोलेनाथ जैसे ही अपनी पहचान बताता है, इन तीनों साधुओं में से हरिहरनाथ अपने पास से एक रिवॉल्वर निकालता है और भोलेनाथ के ऊपर तान देता है और कहता है कि हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। गिरफ्तार की बात जैसे ही कहता है, भोलेनाथ इन तीनों से पूछताछ करता है कि तुम लोग हो कौन। इस पे हरिहरनाथ कहता है कि मैं सूरत शहर के क्राइम ब्रांच से एएसआई सहदेव हूँ और ये दोनों मेरे सहयोगी है, जिसमें से दूसरे का नाम है जनार्दन और तीसरे का नाम है अशोक जो हेड कांस्टेबल है। जब ये तीनों भोलेनाथ के ऊपर रिवॉल्वर तानते हैं, वहाँ आश्रम में जितने भी साधु संत थे, इस तरह का जब नज़ारा देखते हैं, पूरे आश्रम में खलबली मच जाता है। सारे साधु संत इन तीनों से भोलेनाथ के बारे में पूछताछ करते हैं कि आखिरकार भोलेनाथ ने किया क्या है। इस पे एएसआई सहदेव बताते हैं कि दरअसल इसका नाम भोलेनाथ नहीं है, बल्कि इसका नाम पद्मचरण है। दरअसल आज से ठीक 23 साल पहले साल 2001 में सूरत शहर में इसने एक व्यक्ति की हत्या किया है और तब से पुलिस इसकी तलाश कर रही है। जैसे ही हत्या के बाद वहाँ के साधु संत सुनते हैं, कोई भी साधु संत भोलेनाथ का बचाव नहीं करता है। एएसआई सहदेव अपने टीम के साथ पद्म को अपने कस्टडी में लेकर के सूरत शहर के अपने थाने में पहुँच जाते हैं और फिर अपने थाने में ला करके पद्म से उस व्यक्ति की हत्या के बारे में पूछताछ करते हैं। पुलिस जब पद्म से उस व्यक्ति की हत्या के बारे में पूछताछ करती है, पद्म भी बिना किसी शक्ति दबाव के तुरंत ही अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। पर पद्म जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है, तो वाकई में इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता है।
पदम जो कि उड़ीसा प्रदेश के जिला गंजाम के अंतर्गत श्री राम नगर का रहने वाला है। पदम के घर में उसके माता पिता के अलावा उसके भाई बहन भी है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2001 में। पदम के पिता बेहद ही गरीब परिवार से हैं, बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। लेकिन पदम जैसे ही जवानी के दहलीज पे कदम रखता है, पदम अपने घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है और फिर एक नौकरी की तलाश में सूरत शहर में चला जाता है। पदम जब सूरत शहर में पहुंचता है, पदम पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए उसे एक बेहतर नौकरी नहीं मिल पाती है। इसीलिए पदम गांधी चौराहे पे भजिया का एक ठेले लगा देता है। पदम जब भजिया का ठेले लगाता है, इस ठेले से अच्छा खासा पैसा कमाने लगता है और फिर शांति नगर सोसाइटी में एक किराए का कमरा ले लेता है। वहीं पर रहकर अपना ठेला चलाना शुरू कर देता है। धीरे धीरे जब समय गुजरना शुरू होता है, पदम जो भी पैसा कमाता है अपने खर्च के लिए रख लेता है और बाकी सारा पैसा अपने घर पे भेज देता है। पर जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, एक दिन पदम की मुलाकात रजनी से होती है। रजनी, जिसकी उम्र है लगभग 23 साल के आसपास, जो देखने में बेहद ही खूबसूरत। दरअसल रजनी भी पदम के ही सोसाइटी की रहने वाली है। पदम जब पहली बार रजनी को देखता है तो रजनी की खूबसूरती देख पहली नज़र में उसे अपना दिल दे बैठता है। उसके बाद से पदम जब भी अपने घर आता है, अक्सर रास्ते में उसकी मुलाकात रजनी से होती है। पदम जब भी रजनी को देखता है, उसके तरफ अजीब निगाहों से देखता है। इस तरह की निगाहें देखकर रजनी को भी समझने में देर नहीं लगता है कि पदम उसे चाहने लगा है। आखिरकार एक दिन मौका निकालकर पदम अपनी दिल की बात रजनी से कह देता है। पदम जैसे ही अपने प्यार का इजहार रजनी से करता है, रजनी भी पदम के प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है और फिर पदम और रजनी के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, दोनों एक दूसरे से मुलाकात ही नहीं करते हैं, बल्कि पदम रजनी के ऊपर ढेरों सारा पैसा भी खर्च करने लगता है। जैसे ही दोनों के प्यार का परवान चढ़ता है, पदम रजनी से शादी करने का सोच लेता है और आखिरकार एक दिन रजनी से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शादी का प्रपोजल जैसे ही रजनी के सामने रखता है, रजनी भी पदम से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद से पदम अपनी शादी की तैयारी ही नहीं करता है, बल्कि पैसा भी इकट्ठा करने लगता है। पर जैसे ही कुछ दिन का और समय गुजरता है, पदम एक दिन जब मार्केट में जाता है तो उसी मार्केट में रजनी को देखता है। दरअसल रजनी एक लड़के के हाथ में हाथ मिलाकर मार्केट में घूम रही थी। पदम जैसे इस तरह की नज़ारा देखता है, पदम को अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं होता है। पदम गुस्से में एकदम से आग बबूला हो उठता है। पदम वहाँ पे तो रजनी को कुछ नहीं कहता है, लेकिन जैसे ही शाम का वक्त होता है, पदम शाम के वक्त जा कर के रजनी से मुलाकात करता है और उस लड़के के बारे में पूछताछ करता है। तो रजनी कहती है कि उस लड़के का नाम विजय सचीदार है। दरअसल मैं विजय से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। रजनी जैसी इस तरह की बातें पदम से कहती है तो पदम कहता है कि तुमने तो मुझसे शादी का वादा किया है, तुम विजय से कैसे शादी कर सकती हो? मैं शादी की तैयारी भी कर रहा हूँ। लेकिन रजनी कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी क्योंकि तुम्हारे पास कोई अच्छा नौकरी भी नहीं है और तुम ठेले चलाते हो। विजय के पास एक बेहतर नौकरी है। पदम रजनी से कहता है कि मैं ये शादी किसी कीमत पे नहीं होने दूंगा। अगर तुम मेरी नहीं हो सकी तो इस दुनिया में किसी की नहीं हो पाओगी। पदम जब इस तरह की धमकी रजनी को देता है तो रजनी भी उसके धमकी को एक्सेप्ट कर लेती है। कहती है कि तुम्हें जो कुछ भी करना है तुम कर लेना, लेकिन अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ विजय से करूंगी। रजनी जब अपना फाइनली फैसला सुना देती है, पदम शाम के वक्त घर पे तो आ जाता है, लेकिन पूरी रात उसे नींद नहीं आती है। पदम को ये पूरा यकीन हो जाता है कि रजनी अब उससे शादी नहीं करेगी, इसलिए अब पदम रजनी से बदला लेने की सोच लेता है। लेकिन रजनी को नुकसान भी नहीं पहुंचा पाता है क्योंकि पदम रजनी से बेइंतहा मोहब्बत करता था। पदम को लगता है कि विजय की वजह से रजनी उससे शादी नहीं कर रही है। अगर विजय ही इस दुनिया में नहीं रहेगा तो रजनी जरूर उससे शादी कर लेगी। इसीलिए अब पदम विजय को इस दुनिया से हटाने का तय कर देता है। 3 सितंबर 2001 को पदम विजय से मुलाकात करता है और उससे बातचीत करने के लिए उधना थाना क्षेत्र के खाड़ी में लेकर के जाता है। विजय को जब वहाँ पे लेकर के जाता है तो पदम विजय से कहता है कि मैं तुमसे पहले रजनी से प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। दरअसल तुम्हारी वजह से रजनी मुझसे शादी नहीं कर रही है। अगर तुम रजनी को छोड़ दोगे तो शायद रजनी मुझसे शादी कर लेगी।
लेकिन रजनी को छोड़ने की बात जब कहता है, विजय रजनी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है और फिर इसी बात को लेकर के विजय और पदम के बीच में झगड़े तकरार शुरू होता है। जैसे ही दोनों के बीच में झगड़े तकरार शुरू होता है, पदम इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि वहीं पे विजय की गला दबाकर हत्या कर देता है। विजय जैसे ही इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, उसके बाद से पदम सीधे उड़ीसा अपने घर पे पहुंच जाता है। अगले दिन तक भी जब रजनी की विजय से बातचीत नहीं हो पाती है, विजय का जब कहीं कुछ पता नहीं चलता है, आखिर रजनी जाकर नज़दीकी थाने में उसकी गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देती है। 4 सितंबर 2001 को जब उसका गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराती है, 4 सितंबर को ही इधर विजय का डेड बॉडी बरामद हो जाता है। विजय का जब डेड बॉडी बरामद होता है, पुलिस इस बारे में रजनी से पूछताछ करती है। पुलिस जब रजनी से पूछताछ करती है तो रजनी भी पदम का ही नाम बता देती है। पुलिस पदम के नाम पे नामजद मुकदमा दर्ज करती है और फिर पदम की तलाश करना शुरू कर देती है। पुलिस पदम की तलाश करते हुए उड़ीसा उसके घर तक पहुंच जाती है। जब उसके घर पे पहुंचती है तो उसके घर पे पदम के पिता से मुलाकात होती है। पुलिस जब पदम के पिता से पूछताछ करती है तो पदम के पिता कहते हैं कि पदम एक रात के लिए यहाँ पे आए तो था, लेकिन अगली सुबह न जाने कहाँ चला गया। दरअसल पदम वहाँ से अब अपने आप को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश के मथुरा में कुंजकुटी आश्रम में चला जाता है और वहीं पे साधु के भेष में रहने लगता है। इधर पुलिस पदम की हर जगहों पर तलाश करती है, पर पुलिस को जब पदम कहीं भी नहीं मिलता है, आखिरकार इस केस की फाइल को बंद कर दी जाती है। धीरे धीरे समय गुजरना शुरू हो जाता है, पर जैसे ही साल 2023 आता है, सूरत शहर में पुलिस कमिश्नर विनोद कुमार तोमर जितने भी पुरानी फाइलें बंद पड़ी थी उन सबको खोलते हैं, जिसमें पदम की भी फाइलें खुल जाती है। पदम की फाइल को एएसआई सहदेव के हवाले करते हैं। सहदेव अपने टीम के साथ पदम की तलाश करना शुरू कर देते हैं। सहदेव पदम की तलाश करते हुए उड़ीसा में पहुंच जाते हैं और कैसे भी करके पदम के पिता का मोबाइल नंबर हासिल कर लेते हैं। पदम के पिता का मोबाइल नंबर जैसे ही मिल जाता है, उसका डिटेल्स निकालते हैं और उसी डिटेल्स में आखिरकार पदम का भी मोबाइल नंबर मिल जाता है। जैसे ही पदम का मोबाइल नंबर मिल जाता है, पुलिस उसके मोबाइल से लोकेशन ट्रेस करती है। तब मालूम चलता है कि पदम का लोकेशन उत्तर प्रदेश के मथुरा के आसपास दिखाई देता है। उसके मोबाइल के लोकेशन के हिसाब से आखिरकार पुलिस साधु के भेष में कुंजकुटी आश्रम में पहुंच जाती है और जैसे ही 3-4 दिन का समय गुजरता है, पुलिस तलाशते तलाशते आखिरकार पदम के पास पहुंची जाती है। वाकई में पदम जब अपनी पूरी कहानी बताता है तो पुलिस पहले पदम को जिला अदालत में पेश करती है और फिर वहां से जेल भेज देती है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।